Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts regarding JKPSC lecture post of zoology. तो जैसे कि हमने अप्लाइड zoology स्टार्ट किया है, उसमें हमने एंटोमोलॉजी को कंप्लीट किया था और एक्वाकल्चर को स्टार्ट किया था. सो अब एक्वाकल्चर का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस वीडियो के अंदर, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पर्ल कल्चर. तो पर्ल बेसिकली क्या होता है ना, जिसको आप मोती बोलते हो. पर्ल के बारे में तो सबको पता है ना. पर्ल क्या होता है? पर्ल जिसको आप पर्ल को क्या बोलते हो? मोती बोलते हो, है ना. मोती मोती के नाम से पर्ल जो है वो जाना जाता है. ठीक है. अब हमें इसी मोती की कल्चरिंग करवानी है, तो पर्ल कल्चर के बारे में हम बात करेंगे. ठीक है. किस तरह से हम इस पर्ल की कल्चरिंग कर सकते हैं. और आपको पता होना चाहिए कि पर्ल जो है वो कहां पर बनते हैं. दे आर फॉर्म्ड इनसाइड. किसके अंदर बनते हैं? ऑयस्टर्स, है ना. ऑयस्टर्स के अंदर, ठीक है, मसल्स के अंदर. तो इनके अंदर आपके पर्ल की फॉर्मेशन होती है. ठीक है. तो अभी हम पर्ल कल्चर के बारे में डिस्कस करेंगे कि पर्ल कल्चर बेसिकली होता क्या है, आप किस मोती की कल्चरिंग आप कैसे कर सकते हो. ठीक है. तो सबसे पहले तो हम थोड़ा बहुत आप पर्ल के बारे में जानते हैं. तो पर्ल सबने देखा होगा, मोती सबने देखा होगा. एक हार्ड लस्ट्रस, लस्ट्रस मतलब शाइनी, है ना. शाइनी सब्सटेंस होता है, स्फेरिकल होता है. ठीक है. जो कि किसके अंदर बनता है? मोलस्क या किसी और एनिमल के अंदर, उनके जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं वहां पर ये पर्ल की फॉर्मेशन होती है. ठीक है. दे आर फॉर्म्ड विद इन द सॉफ्ट टिश्यू ऑफ अ लिविंग शेल्ड मोलस्क और अनदर एनिमल. ठीक है. पर्ल्स काफी महंगे जेमस्टोन्स होते हैं. दे आर वेरी कॉस्टली, वेरी हाईली वैल्यूड जेमस्टोन्स, और इसको हम ज्वेलरी में यूज करते हैं. ठीक है. ये कब बनता है? जब कोई भी आपका एडिटेंट, एडिटेंट मतलब कि मान लो ये आपका ऑयस्टर है. हम ऑयस्टर की एग्जांपल ले लेते हैं. लेट अस सपोज दिस इज अ ऑयस्टर. एक ऑयस्टर के शेल के अंदर, ठीक है, ऑयस्टर के शेल के अंदर कोई चीज एंटर कर जाती है, कोई भी फॉरेन चीज एंटर कर जाती है, लाइक ग्रेन ऑफ सैंड वगैरह, कुछ भी फॉरेन चीज, कोई इंसेक्ट, कुछ भी फॉरेन चीज किसी ऑयस्टर के अंदर एंटर कर जाती है. ठीक है. उस शेल के अंदर एंटर कर जाती है. ठीक है. तो वो क्या करेगा, वहां पे कुछ आपके सेल्स होंगे. वो सेल्स क्या करेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट को सिक्रीट करेंगे उसके आगे पीछे एज अ डिफेंस मैकेनिज्म. जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर भी तो ऐसा होता है ना. कोई अगर फॉरेन बैक्टीरिया या कुछ भी वायरस, कोई भी पैथोजन अगर हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो हमारी बॉडी उसको, उसके खिलाफ एक डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट करती है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, है ना. तो वैसे आपका जो बाकी एनिमल्स होते हैं उनके अंदर भी डिफेंस मैकेनिज्म होता है. तो जब उस शेल के अंदर कोई बैक्टीरिया, कुछ भी, कोई वायरस या कोई इंसेक्ट या कोई सैंड का ग्रेन वगैरह कुछ भी एंटर कर जाता है, तो वहां पर कुछ सेल्स होते हैं. ठीक है. वो सेल्स नेक्रे की लेयर को सिक्रीट करते हैं, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है. उस आपके जो भी फॉरेन पार्टिकल है उसके आगे पीछे एज अ डिफेंस मैकेनिज्म, और वहीं से आपका क्या बन जाता है? पर्ल बन जाता है. ठीक है. तो पर्ल जो है इट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है. सो जो भी मलस्क है उसका जो मेंटल टिश्यू है, मैंने बोला ना कुछ सेल्स होंगे, कुछ टिश्यूज होंगे जो इस नेक्री की लेयर को सिक्रीट करेंगे. तो पर्ल की जो मेंटल टिश्यू होती है वो क्या सिक्रीट करती है? नेक्री सिक्रीट करती है. और नेक्री को हम बोलते हैं मदर ऑफ पर्ल, बिकॉज वो लेयर की वजह से ही, उस लेयर की सिक्रीशन की वजह से ही आपकी पर्ल की फॉर्मेशन हो रही है. तो पर्ल को फॉर्मेशन कौन कर रहा है? नेक्रे लेयर. ठीक है. जो कि जो भी मोलस्क होगा, जो भी एनिमल है, उसके मेंटल लेयर में, मेंटल टिश्यू में वो आपकी लेयर सिक्रीट होगी. ठीक है. तो दिस प्रोसेस कैन टेक सेवरल. ऐसा नहीं है कि कुछ महीनों के अंदर ये पर्ल की फॉर्मेशन होती है. पर्ल की फॉर्मेशन के लिए काफी साल लग जाते हैं. ठीक है. और इस टाइम के अंदर वो लेयर्स जो हैं उस आपके जो भी आपका फॉरेन पार्टिकल है उसके आगे डिपॉजिट होते जाएंगे और आपका पर्ल की फॉर्मेशन हो जाएगी. ठीक है. तो पर्ल्स नेचुरल पर्ल्स भी होते हैं जो कि अपने आप बनते हैं. आप कुछ भी अपने आप भी तो नेचर में पर्ल्स बनते हैं ना, उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता, हमारी कोई इंटरफेरेंस नहीं होती, वो नेचुरल पर्ल्स होंगे. और दूसरे होंगे कल्चर्ड पर्ल्स, जो कि हमने खुद उस शेल के अंदर किसी न्यूक्लियस को इंसर्ट करवाया है, किसी फॉरेन पार्टिकल इनको इंसर्ट करवाया है. ठीक है. ताकि आपकी पर्ल की फॉर्मेशन स्टिमुलेट हो सके. तो कल्चर्ड पर्ल्स हो गए जहां पे ह्यूमन की इंटरफेरेंस है. ह्यूमन जानबूझकर खुद कोई आपका न्यूक्लियस को या कोई फॉरेन पार्टिकल को इंसर्ट करवा रहे उस शेल के अंदर, मोलस्क के शेल के अंदर. तो वो दैट इज कॉल्ड एज कल्चर्ड पर्ल्स. ठीक है.
सब देखते हैं कुछ अपनी हिस्ट्री के बारे में। तो पर्ल्स जो है सबसे ओल्डेस्ट नोन जेमस्टोन्स हैं, ठीक है। एंशिएंट सिविलाइजेशन में भी पर्ल्स का यूज होता था, ठीक है। और पर्ल्स दे वर हाईली प्राइज्ड इन एंशिएंट इजिप्ट, ग्रीस, रोम, चाइना, ठीक है। और उस टाइम पे तो जो लोग रॉयल लोग होते थे ना, जैसे राजा महाराजा टाइप्स लोग, ठीक है, राजा महाराजा जैसे लोग ना, वो लोग पर्ल्स को पहनते थे बिकॉज वो रॉयल्टी को, वेल्थ को, उनकी डिग्निटी को, उनकी डिवाइन पावर्स को डिनोट करता था। कि आम लोग पर्ल नहीं पहन सकते थे, आम लोग वो पर्ल नहीं पहन सकते थे बिकॉज ऐसा लगता था कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, पर्ल्स महंगे होते थे। तो जो लोग आपके ज्यादा रिच होते थे जैसे राजा महाराजा वगैरह, तो वो लोग पर्ल्स को पहनते थे, उनसे उनकी रॉयल्टी पता चलती थी, ठीक है। हिंदू मिथोलॉजी में पर्ल्स आर लिंक टू द मून, ठीक है। हिंदू मिथोलॉजी में पर्ल्स को मून के साथ लिंक किया एंड गॉड विष्णु, ठीक है। और माना जाता है पर्ल्स जो हैं वो गुड लक और प्रॉस्पेरिटी लेकर आते हैं हिंदू मिथोलॉजी में, ठीक है। इवन बाइबल एंड कुरान में पर्ल्स के बारे में मेंशन किया गया है, ठीक है। बिजेंटाइन एम्पायर में ओनली द एम्प्रेस, ठीक है, वो पर्ल्स पहनते थे, ठीक है। उनसे उनका स्टेटस, उनकी पावर, उनकी प्रेस्टीज का पता चलता था, ठीक है। सो what are the attempts at culturing pearls? तो while desire to create pearls artificially existed for a long time, बहुत पुराने टाइम से ही जो एक डिजायर थी कि हम पर्ल्स को आर्टिफिशियली भी कल्चर करें, ठीक है। बट वो सिर्फ डिजायर थी बिकॉज जो भी वो कोशिशें करते थे वो सक्सेसफुल नहीं होती थी, ठीक है। स्कोप बहुत लिमिटेड था। फिर चाइना में फ्रॉम द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द 12th सेंचुरी ये डिस्क्राइब करते हैं कि उन्होंने किस तरह से आप कल्चर्ड पर्ल्स कर सकते हो, उसका पूरा मेथड उन्होंने डिस्क्राइब किया था, ठीक है। 12th सेंचुरी के कुछ रिकॉर्ड्स हैं चाइना में, उस रिकॉर्ड्स में पूरा मेथड किस तरह से आप हेमिस्फेरिकल जो है पर्ल्स को कल्चर कर सकते हो बाय इंसर्टिंग बीड्स इनटू फ्रेश वाटर मसल्स, ठीक है। तो उन्होंने हेमिस्फेरिकल पर्ल्स की कल्चरिंग का मेथड डिस्क्राइब किया है, ठीक है। 18th सेंचुरी में स्वेडिश साइंटिस्ट है कार्ल वॉन लिनस, ठीक है। उन्होंने फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट किया था कि किस तरह, मतलब एक्सपेरिमेंट किया था, उस बीड्स को इंसर्ट किया था इनटू फ्रेश वाटर मिसल्स ताकि वो पर्ल फॉर्मेशन इंड्यूस हो सके। तो बहुत सारे मेथड्स जो थे वो मतलब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए ट्रायल एंड एरर की तरह, ठीक है। किसी में सक्सेस मिली, कहीं में सक्सेस नहीं मिली। तो फर्स्ट टाइम जो मतलब मेथड जो डिस्क्राइब किया था वो चाइना के रिकॉर्ड्स में बताया गया कि किस तरह से आप पर्ल की कल्चरिंग कर सकते हो। और फर्स्ट जो अटेम्प्ट किया था वो लीनियस ने किया था, ठीक है, 18th सेंचुरी में, कि उन्होंने फ्रेश वाटर मिसल्स के अंदर एक न्यूक्लियस को, एक बीड को इंसर्ट किया था उसके शेल के अंदर ताकि वो पर्ल की फॉर्मेशन इनिशिएट हो सके, ठीक है। फिर जापान में देखते हैं मॉडर्न पर्ल कल्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो आपकी जापान से मतलब स्टार्ट हुई थी, ठीक है, with the work of Kokichi Mikimoto, ठीक है, and Nishikawa method, ठीक है। तो इनके मेथड से जो है मॉडर्न पर्ल कल्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो सेटअप हुई थी जापान से, ठीक है। केंट जो कि एक ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट है, उन्होंने डेवलप किया था एक इनिशियल पेरिकल्चर प्रोसेस और उसको शेयर किया था मीस एंड निशिकावा के साथ, उन्होंने इसको शेयर किया था, ठीक है। मिकीमोटो जो थे उन्होंने निशिकावा टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया था और सक्सेसफुली प्रोड्यूस किया था राउंड कल्चर्ड पर्ल्स इन 1893। तो मॉडर्न पर्ल कल्चर इंडस्ट्री जापान से स्टार्ट हुई थी और मेथड कौन सा था, माइस और निशिकावा का मेथड था, ठीक है। दो साइंटिस्ट है माइस एंड निशिकावा, उन्होंने पूरा मेथड डिस्क्राइब किया था किस तरह से आप पर्ल की कल्चरिंग कर सकते हो। और मिकीमोटो ने फर्स्ट टाइम जो है एक राउंड कल्चर्ड पर्ल प्रोड्यूस किए थे विद द हेल्प ऑफ दिस निशिकावा टेक्नोलॉजी, ठीक है। फर्स्ट कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ कल्चर्ड Akoya pearls was achieved in 1916, ठीक है, making a major milestone in pearl farming। तो फर्स्ट कमर्शियल प्रोडक्शन हुई थी अकोया पर्ल्स की, ठीक है, 1916 में। मिकीमोटो को पर्ल किंग कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न कल्चर्ड पर्ल इंडस्ट्री भी कहा जाता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम राउंड पर्ल्स की जो थी प्रोडक्शन किसने की थी, मिकीमोटो ने की थी। माइस एंड निशिकावा को जो है उन्होंने टेक्नोलॉजी को डिस्कवर किया था कि आप किस तरह से पर्ल्स की कल्चरिंग कर सकते हो, ठीक है। विलियम केंट ने क्या किया था, इनिशियल पेरिकल्चर प्रोसेस को डेवलप किया था, ठीक है, किस तरह से आप पर्ल की कल्चरिंग कर सकते हो, ठीक है।
तो टेक्निक क्या होती है मैंने अभी बताया, जैसे कि अगर हम ऑयस्टर्स के अंदर कर रहे हैं तो उसमें क्या कर रहे हैं, हम पर्ल की फॉर्मेशन को खुद इंड्यूस करवा रहे हैं। कैसे इंड्यूस करवाएंगे हम, कोई भी जो आपका ऑयस्टर का शेल है ना, उसके अंदर हम क्या करेंगे, ऑयस्टर के शेल के अंदर हम कोई भी न्यूक्लियस मान लो, कोई भी फॉरेन पार्टिकल, चाहे वो बीड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई बीड हो सकता है, सैंड ग्रेन्स हो सकते हैं, कोई इंसेक्ट वगैरह हो सकता है, उसको हम इंसर्ट करवा रहे हैं। जैसे हम उसको इंसर्ट कराएंगे तो ऑयस्टर क्या करेगा, अपना डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट करेगा। डिफेंस मैकेनिज्म क्या होगा, वो उसके आगे पीछे एक नेकरे की लेयर जो है बनाने शुरू हो जाएगा और उसी से आपकी पर्ल की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, और ये कहां पर हो रहा है, मेंटल टिश्यू जो होते हैं आपके ऑयस्टर के, वो पर्ल की ये नेकरे की लेयर जो है वो सिक्रीट करते हैं। तो टेक्निक में क्या होता है, सबसे पहले तो हम इस मेंटल टिश्यू की ग्राफ्टिंग करते हैं, मेंटल टिश्यू को रिमूव करते हैं। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, शेल को, पार्ट ऑफ द ऑयस्टर दैट प्रोड्यूसेस शेल, वो मेंटल टिश्यू है। ठीक है, अलोंग विथ न्यूक्लियस, तो हम क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस को ग्राफ्ट कर रहे हैं और मेंटल टिश्यू की ग्राफ्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, इनटू द ऑयस्टर्स बॉडी। तो एक हमारा डोनर होगा जहां से हम क्या कर रहे हैं, डोनर से हम मेंटल टिश्यू को ले रहे हैं, डोनर से हम मेंटल टिश्यू का ग्राफ्ट ले रहे हैं। ठीक है, हम मेंटल टिश्यू को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, डोनर से हमने मेंटल टिश्यू एक्सट्रैक्ट किया, इसकी हमने ग्राफ्टिंग की और इस मेंटल टिश्यू को हम रेसिपिएंट ऑयस्टर के अंदर डाल देंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ हम क्या डाल देंगे, हम इंसर्ट कर देंगे न्यूक्लियस को। ठीक है, तो न्यूक्लियस को आपने इंसर्ट कर दिया और बाद में क्या बनेगा, नेक्रे लेयर बनेगी। नेक्रे लेयर से आपका क्या बन जाएगा, पर्ल बन जाएगा। ठीक है, तो जब आपने जो है न्यूक्लियस को इंसर्ट करेंगे तो ऑयस्टर जो है इरिटेट होगा, वो नेक्रे की लेयर को सिक्रीट करेगा। ठीक है, और आपका पर्ल की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे ये जो लेयर है ना, दिस वन लेयर, दिस इज कॉल्ड एज नेक्रे। ठीक है, ये आपका मेंटल है। ठीक है, ये मेंटल एपिथेलियल सेल्स हैं और ये आपने फॉरेन बॉडी डाल दी। ठीक है, अब जैसे फॉरेन बॉडी जाएगी तो ये क्या करेगा, जो आपके एपिथेलियल टिश्यूज है मेंटल के, ये आपकी आगे पीछे एक नेक्रे की लेयर्स डिपॉजिट हो रही है, ये लेयर्स डिपॉजिट हो रही है। ठीक है, और धीरे 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 ये सेपरेट हो जाएंगे और ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा पर्ल। ठीक है, तो पर्ल आपका किससे बन रहा है, वो फॉरेन पार्टिकल और नेक्रे की लेयर से। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई कि आपकी पर्ल की फॉर्मेशन हो कैसे रही है। ठीक है, पर्ल की फॉर्मेशन कैसे हो रही है, पर्ल की फॉर्मेशन हो रही है नेक्रे की लेयर की वजह से। ठीक है, तो मैं आपको पूरे स्टेप्स दिखाऊंगी, पर स्टेप्स को पहले एक बार मैं खुद समझाऊंगी। ठीक है, इसको कैसे समझते हैं तो देखते हैं। ठीक है, सो देखो पर्ल कल्चर कैसे किया जाता है। स्टेप्स क्या होते हैं ऑफ पर्ल कल्चर। पर्ल कल्चर के स्टेप्स हैं कि सबसे पहले आपको तो ऑयस्टर्स को कलेक्ट करना है। ठीक है, और ऑयस्टर्स को कहां से कलेक्ट किया जाता है, फ्रॉम द बॉटम ऑफ सी के बॉटम से। ठीक है, और जापान में ज्यादातर जो है ना, जापान में ज्यादातर जो है गर्ल डाइवर्स होते हैं। जापान में ज्यादातर क्या होते हैं, गर्ल डाइवर्स होते हैं। उसको कलेक्ट कर लिया, कलेक्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ नेट, नेट की हेल्प से कनेक्ट जो है कलेक्ट किया जाता है और फिर उसको वुडन बॉक्सेस में डाल दिया जाता है, वुडन बास्केट्स में डाल दिया जाता है। ठीक है, और बास्केट्स को ना डाइवर की रिस्ट के साथ अटैच किया जाता है। ठीक है, और बेस्ट टाइम फॉर डाइविंग जो है वो होता है 2 months इन समर। बेस्ट टाइम जो डाइविंग का है वो है 2 months इन समर। 2 months इन समर। ठीक है, समर के जो 2 months हैं वो आपका बेस्ट टाइम है ऑयस्टर्स को कलेक्ट करने का। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे वाटर जो है वो काम होता है। ठीक है, एंड नियरर टू सी होता है, नियरर टू सी होता है। ठीक है, सॉरी, सो बेस्ट टाइम जो है आपका डाइविंग का ऑयस्टर्स को कलेक्ट करने का, दैट इज योर 2 months इन समर व्हेन वाटर इज काम एंड नियरर टू सी।
तो आपने कलेक्ट कर लिया। ऑयस्टर्स को कलेक्ट करने के बाद उसको डाला जाता है, ऑयस्टर्स को कलेक्ट करने के बाद उसको डाला जाता है इनटू कलेक्शन केजेस। ठीक है, और इस केजेस को हम सस्पेंड कर देते हैं किसके अंदर, पानी में, एट डेप्थ ऑफ 6 मीटर। ठीक है, तो जुलाई से नवंबर के बीच में, जुलाई से नवंबर के बीच में ये केजेस को हम पानी में रहने देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, ऑयस्टर्स को ट्रांसफर टू रेयरिंग केजेस। किस में ट्रांसफर कर देंगे, रेयरिंग केजेस में। ठीक है, पहले मैं पूरा आपको इस तरह से समझा रही हूँ, ठीक है, उसके बाद थ्योरी में बता दूंगी। तो पहले आपने ऑयस्टर्स को कलेक्ट किया। ऑयस्टर्स को कलेक्ट करने का बेस्ट टाइम है समर सीजन। ठीक है, जून जुलाई में आप उसको कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आपने उसको कलेक्शन केजेस में डालकर पानी में सस्पेंड कर देना है। ठीक है, और फिर उसके बाद आपने उसको रेयरिंग केजेस में ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो रेयरिंग, फिर उसका सेकंड स्टेप है रेयरिंग ऑफ ऑयस्टर्स। आपने रेयरिंग केजेस में डाल दिया, उसके बाद आप ऑयस्टर्स की रेयरिंग करोगे। ठीक है, आपने क्या करना है कि जो कलेक्टेड ऑयस्टर्स हैं, जो आपके कलेक्टेड ऑयस्टर्स है, उसको आपने क्या किया, स्टॉक किया था, स्टॉक किया था ना, कलेक्टिंग ऑयस्टर्स को स्टॉक किया था, और उसको आप रेयर करोगे इन रेयरिंग केजेस। स्पेशल टाइप के केजेस होंगे, उसमें आप उसको रेयरिंग करोगे। ठीक है, बट रेयरिंग से पहले फर्स्ट आप उसको क्लीन करोगे। ठीक है, क्लीन करने के बाद उसको कल्चरल केज में डालोगे। ठीक है, कल्चरल केज में आप 10 से 20 डेज के लिए उसको रखोगे, ताकि जो भी उसका स्ट्रेस है उसको रिकवर करने के लिए। ठीक है, टू रिकवर फ्रॉम स्ट्रेन। ठीक है, और फिर क्योंकि आप जब आप उसको हैंडल कर रहे हो, उसको पानी से निकाल रहे हो, तो उसको स्ट्रेस होगा, डर लगेगा। तो उसके स्ट्रेस को रिकवर करने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, उसको क्लीन किया, क्लीन करने के बाद कल्चर केज में रखा, कल्चर केज में उसको कुछ दिन के लिए रहने दोगे। ठीक है, उसको वहां पे एडजस्टमेंट होने दोगे कि हाँ तुम एडजस्ट हो जाओ, जो भी कंडीशंस है उसके हिसाब से तुम एडजस्ट हो जाओ। ठीक है, उसके बाद आप न्यूक्लियस की इंसर्शन करोगे। ठीक है, तो आप न्यूक्लियस की इंसर्शन कर रहे हो। ठीक है, न्यूक्लियस को इंसर्ट कर दिया, ग्राफ्ट आपने प्रिपेयर किया था। ठीक है, उसके बाद उसको आप पोस्ट रिकवरी के लिए छोड़ दोगे। ठीक है, आप पोस्ट रिकवरी के लिए उसे छोड़ दोगे फॉर 6 to 7 days। ठीक है, उसको आपने रिकवर होने दोगे। ठीक है, पोस्ट रिकवरिंग के बाद उसके बाद क्या करोगे, उसकी हार्वेस्टिंग। और हार्वेस्टिंग का जो बेस्ट टाइम है ना, हार्वेस्टिंग का बेस्ट टाइम है दिसंबर से फरवरी के बीच में। ठीक है, और एटलीस्ट जो है इसके लिए आपको 3 years लगते हैं फॉर पर्ल फॉर्मेशन। एटलीस्ट 3 year लगते हैं फॉर पर्ल फॉर्मेशन। और जो आपका पर्ल है, पर्ल मेन आपका बना हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का। 90% पर्ल आपका कैल्शियम कार्बोनेट का है। 2 से 4% उसके अंदर पानी का कंटेंट होगा। ठीक है, बाकी आपके ऑर्गेनिक वगैरह चीजें प्रेजेंट होंगी, पर 2 to 4% आपका वाटर होगा, 90% आपका कैल्शियम कार्बोनेट होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं स्टेप्स क्या कह रहे हैं। सबसे पहले तो आपने वही पर्ल फॉर्म आप क्रिएट कर लोगे। ठीक है, जहां पे आपने जो पर्ल्स को कलेक्ट किया है उसकी रेयरिंग करनी है ना, तो पर्ल फॉर्म आपने जो है कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है, पर्ल फॉर्म ही डिसाइड करेगा कि आपका जो ऑयस्टर्स हैं उनका सर्वाइवल रेट क्या होगा। ठीक है, किस टाइप का पर्ल आप प्रोड्यूस कर रहे हो। तो पर्ल फॉर्म जब आप क्रिएट करोगे तो उसमें सारे नेचुरल फीचर्स होने चाहिए जो कि एक ऑयस्टर के सर्वाइवल के लिए जरूरी हैं, लाइक माउंटेन्स, रीफ्स। ठीक है, ताकि आप उस फार्म को प्रोटेक्ट कर सको फ्रॉम देयर एनिमीज। ठीक है, उसकी आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रेगुलरली कांस्टेंट मेंटेन करोगे। ठीक है, सीबेड आपका रॉकी या सैंडी होना चाहिए। ठीक है, और जेंटल करंट्स वहां पे होने चाहिए, जो कि इस ऑयस्टर की सर्वाइवल के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो करंट्स आपके पानी के साथ खाने को और ऑक्सीजन को लेकर आएंगे। ठीक है, फिर आपने ऑयस्टर्स की कलेक्शन करनी है। ठीक है, जो कि आप डाइवर्स की मदद से करते हो। बेस्ट टाइम मैंने आपको बताया है ऑयस्टर को कलेक्ट करने का है समर सीजन। ठीक है, तो ऑयस्टर्स ज्यादातर आपके फ्लैट रॉक बॉटम में प्रेजेंट होते हैं और उसके ऊपर आपके मैराइन एनिमल्स होते हैं। दे आर यूजुअली कवर्ड विथ मैराइन एनिमल्स एंड अ थिन लेयर ऑफ सिल्ट। ठीक है, तो बहुत डिफिकल्ट होता है डाइवर्स के लिए उनको रिकॉग्नाइज करना। तो एक बार उसको कलेक्ट कर लेंगे तो उसको आप क्लीन करोगे। ठीक है, और क्लीन करने के बाद
उसको स्टोरेज बास्केट्स में रख दोगे, डायरेक्ट फार्म में ट्रांसफर नहीं करोगे, पहले उसको मैंने बताया था ना कलेक्शन केजेस में रखते हैं ताकि वो थोड़ी देर के लिए खुद को रिकवर कर सके, जो उसको मिस हैंडलिंग हमने की होगी उसको कलेक्ट करते टाइम, तो उसको जो स्ट्रेन स्ट्रेस हुआ होगा उसको उससे रिकवर करने के लिए हम उसको थोड़ा कलेक्शन केजेस में रखते हैं, ठीक है, ताकि वो खुद को रिकवर कर सके, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको जो 2 to 3 ईयर ओल्ड हेल्दी ऑयस्टर्स हो गए उसकी हम इम्प्लांटेशन करते हैं। इम्प्लांटेशन मतलब हमने न्यूक्लियस वगैरह डालना है ना, ठीक है, इम्प्लांटेशन करेंगे जिसको हम बोलते हैं सीडिंग, ठीक है। तो ये बहुत डेलिकेट ऑपरेशन है और एक्सपर्ट्स ही कर सकते हैं, हर कोई इसको नहीं कर सकता, ठीक है। तो सबसे पहले हम ग्राफ्ट को प्रिपेयर करेंगे। तो एक डोनर, मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, एक डोनर ऑयस्टर होगा, उस डोनर ऑयस्टर से हम मेंटल को रिमूव करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो मेंटल हमने किस में डालना है, होस्ट ऑयस्टर के अंदर, जिसके अंदर हमने पर्ल की फॉर्मेशन करवानी है, ठीक है। तो मेंटल जो है आपके आउटर सेक्शन ऑफ द ऑयस्टर में लोकेटेड होता है, क्योंकि मेंटल जो है शेल की प्रोडक्शन के लिए जरूरी है, ठीक है। तो मेंटल क्या प्रोड्यूस करता है, मेंटल प्रोड्यूस करता है नेक्रे, और नेक्रे से आपका क्या बनता है, पर्ल, ठीक है। तो जब हम मेंटल को रिमूव करते हैं, मतलब मेंटल की ग्राफ्टिंग करते हैं, पूरा मेंटल तो रिमूव नहीं करेंगे, मेंटल से कुछ टिश्यूज को रिमूव करेंगे, है ना, फिर उसके हम ग्राफ्टिंग करते हैं। तो जब बिफोर ग्राफ्ट इज टेकन फ्रॉम मेंटल, ठीक है, मेंटल से हम जब ग्राफ्ट ले रहे हैं तो उससे पहले हम ऑयस्टर्स को ना स्टार्व होने के लिए छोड़ देते हैं, कुछ खाना वाना नहीं देते, ठीक है, कुछ दिन के लिए उनको खाना वाना नहीं देंगे ताकि उनका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाए, ठीक है, और हम इजीली जो है उससे मेंटल को ग्राफ्ट कर सके और कोई रिजेक्शन ना हो, ठीक है, ताकि ऑयस्टर्स कंप्लीटली ओपन हो जाए खाना खाने के लिए, है ना, उसको लगे कि मुझे खाना मिल रहा है, तो खाना खाने के लिए वो इजीली ओपन हो जाएगा, ठीक है, और कोई रिजेक्शन नहीं होगी। तो कुछ दिन के लिए हम उसको स्टार्विंग पीरियड देंगे, ठीक है। फिर आप न्यूक्लियस को प्रिपेयर करोगे, ठीक है। अब आपने न्यूक्लियस को प्रिपेयर करना है, तो आपने तो पहले क्या कर दिया, आपने डोनर से मेंटल ग्राफ्ट लिया, ठीक है, उस टिश्यू की आप क्या करोगे, कल्चरिंग, ठीक है, उस टिश्यू को आप मेंटल को इंट्रोड्यूस करोगे इनटू रेसिपिएंट आपका ऑयस्टर, ठीक है, उसके अंदर आप इंट्रोड्यूस करोगे। क्योंकि मेंटल है तो आप न्यूक्लियस को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, वरना आप न्यूक्लियस को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि मेंटल लेयर के अंदर नेक्रे सेल्स हैं, नेक्रे सेल्स ही तो पर्ल की फॉर्मेशन के लिए जरूरी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, न्यूक्लियस की प्रिपरेशन करोगे, ठीक है, कोई भी आपका न्यूक्लियस हो सकते हैं, ज्यादातर तो हम बीड लेते हैं, ठीक है, ज्यादातर हम बीड लेते हैं, तो उसको आपने प्रिपेयर किया, ठीक है। उसके बाद आप न्यूक्लियस की इंसर्शन करोगे, ठीक है, और जो आपका इंसर्शन होती है वो कहां से होती है, आपकी दो इंसर्शंस आपकी ज्यादा बेस्ट होती हैं, एक फर्स्ट होती है फ्रॉम राइट वॉल, राइट साइड से आप इंसर्शन कर सकते हो राइट वॉल से, या आप लेफ्ट वॉल से इंसर्शन कर सकते हो, ठीक है, किसके, ऑफ गोनाडियल टिश्यू, उनके जो गोनाडियल टिश्यू है उनसे आप राइट या लेफ्ट वॉल से इंसर्शंस कर सकते हो, दो इंसर्शंस कर सकते हो, ठीक है। इंसर्शंस आपने कर दी तो न्यूक्लियस को हमने प्लेस कर दिया उस स्लिट के अंदर जो वहां पे होगी, ठीक है, जहां से हमने मेंटल भी उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया था। ऑयस्टर को वापस से हम वाटर में डाल देते हैं रेयरिंग केजेस में, तो वो आपका जो न्यूक्लियस है वो ऑयस्टर को इरिटेट करेगा, उसकी वजह से वहां पे नेक्रे की लेयर प्रोड्यूस होगी, ठीक है। आफ्टर सम टाइम ऑयस्टर्स आर कलेक्टेड, हम कलेक्ट करके देखते हैं, उसका एक्सरे किया करके देखते हैं वेदर की आपने जो न्यूक्लियस उसके अंदर इम्प्लांट किया था ऑयस्टर ने उसको एक्सेप्ट किया है कि रिजेक्ट कर दिया। अगर तो रिजेक्ट किया होगा तो हम दोबारा से उसको वाटर के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है, और दोबारा से उसके ऑपरेट करते हैं, उसको दोबारा से उसके अंदर न्यूक्लियस को ऑपरेट करेंगे, इंसर्ट करेंगे, ठीक है। अगर तो एक्सेप्ट कर लिया होगा तो उसको हम पर्ल फॉर्म के अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली फिर उसको हम पोस्ट ऑपरेशनल केयर करेंगे 6 to 7 डेज के लिए, फिर उसके हार्वेस्टिंग करेंगे, ठीक है, फिर उसके हम हार्वेस्टिंग करेंगे, ठीक है, उसको प्रॉपर से वॉश वगैरह करेंगे। तो टाइप्स ऑफ ऑयस्टर्स कौन कौन से होते हैं, एक है आपका सॉल्ट वाटर पर्ल ऑयस्टर्स, ठीक है, पिंकटाडा फ्यूकेटा जिसको अकोया ऑयस्टर बोलते हैं, जो कि स्मॉल राउंड एंड लस्टर शाइनी होते हैं, जो कि ज्वेलरीज में ज्यादातर यूज करते हैं। देन पिंकटाडा मार्गिटिफेरा, ठीक है, ब्लैक लिप पर्ल ऑयस्टर है, ठीक है, तो ये लार्ज डार्क कलर्ड के पर्ल्स होते हैं, इनको तिहाइतियन पर्ल्स भी कहते हैं। देन पिंकटाडा मैक्सिमा है, गोल्ड लिप एंड सिल्वर लिप पर्ल ऑयस्टर्स इनको प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है।
तो ये आपके गोल्डन और व्हाइट कलर के पर्ल्स होते हैं जो कि ज्यादातर आपके साउथ सी पर्ल फार्मिंग में प्रोड्यूस होते हैं। देन फ्रेश वाटर मसल्स हैं लाइक हाइरिपोसिस क्यूमिंगी, ठीक है, ट्रायंगल शेल मसल इसको प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, कॉमन स्पीशीज है फ्रेश वाटर पर्ल्स में, ठीक है। बीवा पर्ल म्यूसल जो है आपका प्रोड्यूस करते हैं हाइरिपोसिस शेल्गी लीप पर्ल्स, ठीक है। तो आप उसकी पोस्ट ऑपरेटिव केयर की, आपने उसकी हार्वेस्टिंग की, ठीक है, तो ऑलमोस्ट 3 इयर्स लग जाते हैं इस पूरे प्रोसेस को। तो अगर मैं बोलूं कि पर्ल कल्चर ग्लोबली कहाँ होते हैं, चाइना जो है लीड्स करता है ग्लोबल पर्ल प्रोडक्शन में, ठीक है, वहां पे ज्यादातर फ्रेश वाटर पर्ल्स हैं, उसके बाद जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। इंडिया में ज्यादातर पर्ल की कल्चरिंग जो है वो गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, केरला, राजस्थान, झारखंड, गोवा एंड त्रिपुरा में होती है। 2022 में इंडिया वाज द 19th लार्ज एक्सपोर्टर ऑफ द पर्ल्स, ठीक है। उन्होंने एक्सपोर्ट किया था 3.79 मिलियन यूएसडी डॉलर, मतलब इतने वर्थ ऑफ पर्ल्स, इतने पर्ल्स उन्होंने एक्सपोर्ट किए थे, ठीक है। इंडिया हैज मेड सिग्निफिकेंट स्ट्राइड्स इन पर्ल कल्चर टेक्नोलॉजी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सम रिसर्च इंस्टीट्यूशंस लाइक सेंट्रल मैराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर। तो इन दोनों ने मिलकर जो है काम किया है। इंडिया ने इन रिसर्च इंस्टीट्यूशन की हेल्प से काफी ज्यादा पर्ल कल्चर टेक्नोलॉजी में अपनी सिग्निफिकेंट इंक्रीज किया है, ठीक है। काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स की हैं पर्ल कल्चर टेक्नोलॉजी में, ठीक है। इन्होंने टेक्निक्स को डेवलप किया फॉर बोथ मैराइन एंड फ्रेश वाटर पर्ल प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये था आपका पर्ल प्रोडक्शन के बारे में, पर्ल के बारे में, ठीक है। ये था आपका मेन। और जो आपके एक चीज, छोटी छोटी चीजें बता देती हूँ। पर्ल को आप मोती कहते हो, ठीक है। मुक्ता फल कहा जाता है पर्ल को, मुक्ता फल, ठीक है, ओके। एंड दूसरी बात कि पर्ल साइट्स इंडिया में कहाँ कहाँ पर है, जैसे कि कोरल रीफ्स हो गई, ठीक है, रॉक्स, रिजेस ऑफ रॉक्स हो गए, ठीक है। तो पर्ल ऑयस्टर्स जो है ये ज्यादातर आपके पर्ल ऑयस्टर बेड्स जो है ज्यादातर ईस्ट कोस्ट में पाए जाते हैं, वहां पे ज्यादा एक्सटेंसिव आपके ऑयस्टर्स पाए जाते हैं एज कंपेयर टू वेस्ट कोस्ट, ठीक है। एंड ये जो पर्ल बेड्स है जो कि बेस्ट क्वालिटी के पर्ल प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं लिंगा पर्ल। माना जाता है, मतलब ऐसा कोई एविडेंस नहीं है, माना जाता है लिंगा पर्ल इज द बेस्ट क्वालिटी पर्ल, ठीक है। So that's all for pearl culture. Do like and subscribe Study with Palak for further videos, and you can join my Telegram group, and the link of the group is given here. You can get all the PDFs, class updates and MCQs, and you can directly interact with me because I believe more we connect, easier the success becomes. So just one click and you search ends here. Thank you.